Hello friends, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। आज हम सीटेड सिलेबस के मुताबिक सबक नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 जो है सुनने का किरदार, रोल ऑफ लिसनिंग, बोलने का किरदार, रोल ऑफ स्पीकिंग और बच्चे ज़बान को बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाउ चिल्ड्रन यूज़ लैंग्वेज एज अ टूल। बच्चों को ज़बान के इक्तसाब में सुनने का किरदार उनका क्या है, उनके बोलने का किरदार क्या है और वो ज़बान को बतौर वसीला कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आज के सबक में हम पढ़ेंगे। यानी आज की इस वीडियो में हम तीनों चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनने का किरदार यानी रोल ऑफ लिसनिंग। ज़बान सीखने के लिए सुनने का अमल बुनियाद है। किसी भी ज़बान को अगर हम सीखते हैं तो उस सबसे पहले हमारी समाअत काम करनी चाहिए। हम सुनने का प्रोसेस करेंगे तभी किसी चीज़ को सीखेंगे। तो इसलिए ज़बान को जब हम सीखेंगे तो उसके पहले हम उसको सुनेंगे, तब हमारे अंदर जो है वो एक्वायर होगी और फिर हम बोलना शुरू करेंगे। तो किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सुनने का अमल बुनियाद है। समाज में बाहमी रवाबित को फ़रोग़ देता है। सुनने का किरदार क्या है कि समाज में जो आपसी इंटरेक्शन है, बाहमी रवाबित है, उसको वो डेवलप करता है। समाज में लोग एक दूसरे से बात करेंगे और किसके ज़रिए करेंगे, जब वो एक दूसरे की बात को सुनेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। इस तरह सोशल इंटरेक्शन जो है डेवलप करता है। सुनने के अमल से नज़रियात, हक़ाइक़, ख़यालात और तसव्वुरात की समझ पैदा होती है। जब हम सुनते हैं, हमारे सुनने का प्रोसेस होता है, तो उससे दूसरों के नज़रियात और दूसरों के क्या थॉट हैं, क्या फैक्ट्स हैं, उस क्या कॉन्सेप्ट है, वो उसकी समझ हमें पैदा होती है। जब हम किसी दूसरे की बात सुनेंगे तभी हम उसके ख़यालात के बारे में जानेंगे, क्या उसकी सोच क्या है उसके बारे में जानेंगे। सुनने का अमल आमोजिशी अमल के लिए बुनियाद फराहम करता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो प्रोसेस होता है, सीखने का जो प्रोसेस है, उसको बुनियाद फराहम सुनने का अमल ही करता है। कोई भी चीज़ हम जब सुनेंगे तो ही सीख पाएंगे। ज़बान की बेहतर आमोजिश के लिए ज़ुबानी काम ही बेहतर बुनियाद है। अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं ज़बान या उनको ज़बान सिखाते हैं तो उनको ज़बान सीखने के लिए ज़बानी काम ही बेहतर बुनियाद है। हम बच्चों को ओरली कोई हिदायत देंगे, ज़बान से कोई हिदायत देंगे, तब बच्चे ज़बान की बेहतर आमोजिश कर पाएंगे। मुख्तलिफ़ ज़बानी कामों के ज़रिए ज़बान की आमोजिश को बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब कि अगर हम बच्चों को ओरली कोई हिदायत देंगे तो उस तरह से बच्चे जो है ज़बान की आमोजिश को बेहतर तौर पर कर पाएंगे। जैसे अगर हम क्लासरूम में बच्चों को सबक पढ़ाते हैं तो इस तरह से वो ज़बान सीख पाएंगे। दोहराने की मशक़ कराना, अगर कोई सबक बच्चों को देते हैं तो उसको बारी बारी सब बच्चों को बोलेंगे कि इसको दोहराइए। इस तरह से वो ज़बान का इस्तेमाल करेंगे और ज़बान की आमोजिश होगी। बच्चों से अगर हम सवालात पूछते हैं, सवालात पूछना, तो बच्चों से सवालात करेंगे तो इसका वो जवाब देंगे और हम जो सवाल करेंगे, टीचर्स जो सवाल करेंगे, वो बच्चे सुनेंगे। तो यहाँ सुनने का अमल होगा, यहाँ सुनने का किरदार है और बच्चे इसका जवाब देंगे तो ज़बान की आमोजिश होगी। तीसरा है रोल प्ले करवाना। कोई ड्रामा है या कोई हम रोल प्ले करवाते हैं बच्चों से, तो इसमें बच्चे ज़बान का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे का डायलॉग सुनेंगे। एक दूसरे के बीच में जो है मज़ाकरात होगा, तो बच्चे रोल प्ले करके ज़बान की आमोजिश को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। एक्शन कराना, इसी तरह से हम कोई थीम दे देते हैं और बच्चों से एक्शन करवाते हैं कि आप ये रोल प्ले कीजिए, आप ये रोल प्ले कीजिए। तो इस तरह से जब बच्चे एक्शन करेंगे तो एक दूसरे की बात सुनेंगे, यहाँ समाअत का प्रोसेस भी होगा, सुनने का किरदार भी अदा करेंगे बच्चे और फिर ज़बान की आमोजिश भी होगी। क्योंकि जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम समाज में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो यहाँ हम की वसीला क्या होता है, ज़बान होता है वसीला। ज़बान ही मीडियम होता है जिससे हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। फिल्म या चार्ट दिखाना, बच्चों को कोई फिल्म या चार्ट दिखाएंगे तो इस तरह से बच्चे जो हैं सुनेंगे और उनके ज़बान की आमोजिश भी होगी। फिल्म सुनेंगे
फिल्म का डायलॉग सुनेंगे और चार्ट जब बच्चे देखेंगे तो उनकी ज़बान की आमोजिश होगी। कहानी सुनाना और दोहराना। बच्चों को उस्ताद जो है कमरा जमात में पहले कहानी सुनाएंगे और फिर बच्चों को बोलेंगे कि आपने इससे क्या समझा, तो बच्चे इस तरह से कहानी को दोहराएंगे। ज़बानी कवायद की मश्क कराना। ज़बान की ग्रामर की मश्क कराएंगे तो ज़बान की आमोजिश होगी और इस तरह से बुनियादी चीज़ों के बारे में बच्चों को मालूम होगा। ज़बान की बुनियाद जो है वो कवायद है, कवायद बच्चों को मालूम होगा तो ही उसे सीख पाएंगे। मादरी ज़बान के लिए कवायद ज़रूरी नहीं है, लेकिन सानवी ज़बान के लिए बच्चों की जो सेकेंडरी लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए कवायद ज़रूरी है। अभी हमने ये देख लिया कि सुनने का क्या किरदार है, ज़बान के इक्तसाब में सुनने का क्या किरदार है। अब हम देखेंगे कि बोलने का क्या किरदार है। जब बच्चा ज़बान सीखता है तो उसमें बोलने का क्या किरदार है, यानी रोल ऑफ स्पीकिंग। बोलना ज़बान को मुस्तहकम बनाता है। ज़बान जब तक ज़बान नहीं हो सकती जब तक उसको बोला ना जाए, तो ज़बान को जो स्थिर बनाने के लिए, उसका वजूद कायम रखने के लिए उसको बोलना ज़रूरी है। अगर हम उर्दू का वजूद कायम रखना चाहते हैं तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो उर्दू ज़बान मुस्तहकम हो पाएगी। जब बच्चा बोलना सीख जाता है तो इसका मतलब है कि वो जल्द ही पढ़ना और लिखना भी सीख जाएगा। पढ़ना और लिखना से पहले जो है सुनना और बोलना होता है। ज़बान की महारतों में से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। तो जब बच्चा बोलना सीखेगा उसके बाद का ही प्रोसेस जो है पढ़ना और लिखना है। ज़बानदानी बोलने का किरदार क्या है? बोलने से इंसान ज़बान के लबो लहजे, नशेब व फराज, आवाज़, अल्फाज से वाकिफ़ होता है। जब इंसान बोली बोलता है, ज़बान बोलता है, तो उसके लबो लहजे, उसके बोलने का क्या अंदाज़ है, नशेब व फराज, अगर कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें उतार चढ़ाव क्या हो, उसकी आवाज़ क्या हो, उसका तलफ़ुज़, उसके अल्फाज से वाकिफ़ होता है। तो जब ज़बान बोली जाएगी तभी उसके नशेब व फराज, आवाज़ और अल्फाज से इंसान वाकिफ़ हो पाएगा। बोलने से तलफ़ुज़ सीखता है। जब इंसान ज़बान बोलेगा तभी तलफ़ुज़ सीखेगा। कोई ज़बान अगर सीखना चाहता है तो उसको इस्तेमाल करेगा, उसको जितना बोलेगा उतना ही उसका तलफ़ुज़ जो है सही होगा। तो बोलने से इंसान तलफ़ुज़ सीखता है। कवायद के लिहाज से यानी ग्रामर के लिहाज से जुमलों की सही तरतीब से वाकिफ़ होता है। अगर ग्रामर से वाकफ़ियत है तो जुमलों की जो सही तरतीब है, सीरियल वाइज कैसे जुमले बोले जाएं, जुमला उलट पुलट ना हो, तो इससे वाकफ़ियत होती है। कवायद के लिहाज से अगर हम बोलते हैं मुझे पानी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, मुझे पानी चाहिए, यही सही जुमला है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मुझे चाहिए पानी, ये भी सही है, लेकिन कवायद के हिसाब से ये सही नहीं है। मुझे पानी चाहिए होगा, मुझे चाहिए पानी गलत है। तो इस तरह से जुमलों की तरतीब होती है और आप सही सेंटेंस बोल पाते हैं। बोलने से ज़बान की रवानी की नशोनुमा होती है। फ्लुएंसी कब बढ़ेगी? जब किसी चीज़ को बोला जाता है बार बार तो उसको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितना प्रैक्टिस किया जाए इंसान उतना ही परफेक्ट होता है। तो जब ज़बान को हम जितना ही बोलेंगे उतना ही हमारी जो है फ्लुएंसी का डेवलपमेंट होगा, फ्लुएंसी की नशोनुमा होगी। ज़बान के काम, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। अब ज़बान के कौन कौन से काम हैं? ज़बान के 3 अहम काम हैं। एक है तरसील का वसीला। ज़बान जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का मीडियम है। लोग एक दूसरे से बात करते हैं ज़बान के ज़रिए ही। तफक्कुर का वसीला, मीडियम ऑफ थॉट। इंसान कोई अपना थॉट बता रहा है तो इसका मीडियम भी ज़बान ही है। वो ज़बान के ज़रिए ही अपना थॉट, अपना ख़यालात एक दूसरे को बताता है। सकाफ़ती तबादला, कल्चर जो होता है, सकाफ़त, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ज़बान के ज़रिए ही ट्रांसमिट होती है। बच्चे ज़बान को बतौर वसीला कैसे सीखते हैं? इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट है कि हाउ चिल्ड्रन यूज़ लैंग्वेज एज ए टूल।
زبان ذہنی نشو و نما میں ایک اہم کردار کرتا ہے۔ بچے کے ذہنی نشو و نما میں زبان ایک اہم کردار کرتا ہے۔ بچے اپنے آس پاس موجود اشیاء، تصاویر اور تحریری مواد سے زبان کے ذریعے ہی واقف ہوتے ہیں۔ بچے کے اگر آس پاس جو چیزیں ہیں، جو تصاویر ہیں، فوٹوز ہیں اور جو تحریری لکھی ہوئی مواد ہے، جیسے کتاب ہے، تصاویر میں کوئی ڈرائنگ ہے، تو بچے اس سے کیسے واقفیت حاصل کرتے ہیں؟ زبان کے ذریعے ہی واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ کتاب پڑھتے ہیں، تحریری مواد، تو وہ زبان کے ذریعے ہی لکھی ہوتی ہے، زبانوں میں لکھی ہوتی ہے، چاہے وہ زبان انگریزی ہو یا اردو ہو یا ہندی ہو یا دوسری کوئی زبان ہو۔ اگر وہ کوئی تصاویر دیکھتا ہے تو اگر کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے، اگر کوئی اس کو بتاتا ہے، اس کے ماں باپ کوئی بتاتے ہیں کہ یہ تصاویر کس کے بارے میں ہے، تو وہ زبان کے میڈیم سے ہی بتاتے ہیں۔ اسی طرح آس پاس کوئی چیز ہے، اس کا کوئی نام بچہ جاننا چاہتا ہے، آس پاس کے لوگ جو ہیں اس اشیاء کا نام زبان کے ذریعے ہی بتائیں گے۔ اس طرح بچہ اپنے آس پاس جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس کے متعلق جانتا ہے زبان کے ذریعے۔ گھر اور اسکول میں استعمال ہونے والی زبان میں ربط قائم کرتے ہیں، اپنے خیالات و تجربات بیان کرتے ہیں۔ لوگ اپنے خیالات و تجربات زبان کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کیا ہوا، میری کیا تھاٹ ہے، میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں یا کیا سوچتی ہوں، یہ ساری باتیں زبان کے ذریعے ہی بیان کی جاتی ہیں۔ دوسروں کی باتوں کا رد عمل دیتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کو کچھ بتا رہا ہے تو آپ اس کا رسپانس کیسے کریں گے؟ یہ زبان کے ذریعے ہی کریں گے۔ سنی ہوئی باتوں پر بات چیت کرتے ہیں۔ جو آپ نے راستے سے آتے ہوئے یا بچے گھر سے اسکول آتے ہوئے یا کہیں بھی آتے جاتے جو لوگ جو باتیں سنتے ہیں اس پہ بعد میں بات چیت کرتے ہیں یا ڈسکشن کرتے ہیں، تو یہ بھی زبان کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ کہانی اور نظموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کہانی اور نظم جو بچے پڑھتے ہیں تو اس سے لطف اندوز اس سے انجوائے کب کر پاتے ہیں؟ جب وہ زبان سمجھتے ہیں، اور یہ بھی زبان کا ہی میڈیم ہے۔ کہانی نظم بھی زبان میں ہی لکھی ہوتی ہے اور بچے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ماحول میں موجود ٹھوس و مجرد تصورات کو سیکھتے ہیں۔ اس کے ماحول میں، بچے کے ماحول میں جو بھی موجود چیزیں ہیں جو ٹھوس یا مجرد ہیں، کانکریٹ یا ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بچے جو ہے زبان کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں۔ مختلف علم و فنون کو سیکھتے ہیں۔ ڈفرینٹ آرٹ کو بچے جو ہے زبان کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں۔ تو یہ سی ٹیٹ سلیبس کا تیسرا چیپٹر تھا، یعنی سننے کا کردار، بولنے کا کردار، اور بچے زبان کو بطور وسیلہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم چیپٹر 4 کریں گے کہ زبان سیکھنے میں قواعد کا کیا کردار ہوتا ہے اور قواعد کی تدریس کے کتنے طریقے ہیں، ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی انکریج ایڈو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور ہماری اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ ہماری طرف سے جتنی بھی ویڈیو ڈالی جائیں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینک یو۔